हेलो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल जीत की में आप सभी मित्रों का, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक नए टॉपिक के साथ जो है लेकर यहाँ उपस्थित हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है द प्रीपोजिशन। द प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध सूचक अवयव कहते हैं। संबंध सूचक अवयव। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में क्या है? डेफिनेशन में हमारा a preposition is a word placed before a noun or pronoun to show its relation with other noun or pronoun। जैसा कि हमें डेफिनेशन से पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन या संबंध सूचक अवयव क्या है, नाम से भी पता चल रहा है। नाम क्या है? संबंध सूचक अवयव। संबंध सूचक अवयव मतलब जो संबंध बताता है। किससे बताता है? अब हम ये डेफिनेशन से देख लेते हैं। किससे बताता है? प्रीपोजिशन के वर्ड। संबंध सूचक अवयव एक ऐसा शब्द है, कैसा शब्द है जो प्रयुक्त होता है नाउन और प्रोनाउन से, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम या संज्ञा से पहले प्रयुक्त होता है और उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है, वो शब्द कहलाता है प्रीपोजिशन। अब जैसा प्रीपोजिशन क्या शब्द होते हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसा हमारे पास शब्द दिए हुए हैं ऑन, इन, अलोंग, विद। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, फ्रॉम, इनटू, इन, एट, और भी बहुत से शब्द हो सकते हैं जो प्रीपोजिशन के ही अंतर्गत आते हैं। अब हिंदी में इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। अब हिंदी में क्या डेफिनेशन है संबंध सूचक अवयव की? तो वे शब्द संबंध सूचक अवयव होते हैं जो वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, जो किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाते हैं और दूसरे नाउन और प्रोनाउन से उसका संबंध बताते हैं अथवा प्रकट करते हैं, वो शब्द प्रीपोजिशन कहलाते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि किसी एक नाउन और प्रोनाउन से दूसरे नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो शब्द हम लगाते हैं वो शब्द प्रीपोजिशन कहलाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। जैसा कि एक एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, उसके बाद हम नीचे नेक्स्ट बात करेंगे। तो देखो, दिस बुक इज ऑन द टेबल। अब यहां पर इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि यहां पर पहले नाउन और प्रोनाउन से दूसरे नाउन और प्रोनाउन की का संबंध बता दिया ओन ने। जो ओन वर्ड है वो है बता रहा है। अब ओन क्या है? ओन ही प्रीपोजिशन है। बस ये चीज हमें जो है इसमें साथ साथ देखनी है और ध्यान करनी है। अभी इसमें हम बहुत बड़े डीप लेवल में इन चीजों को लेकर नहीं चलेंगे। इसका जो प्रीपोजिशन का जो स्तर है काफी डीप है और ज़्यादा विस्तार से हम इसको लेकर नहीं चलेंगे। इस टॉपिक को केवल जूनियर कक्षाओं के लेवल का हम उसको लेकर चलेंगे। तो मेरे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे जो जूनियर कक्षाओं के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है ये, और वो इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी विस्तार से और डीपली जानकारी के लिए इसका एक नेक्स्ट टॉपिक मैं इसका बनाऊंगा, तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ नीचे लिखा है। जो मुख्य मुख्य प्रीपोजिशन है उनके बारे में हम जान लेंगे। जैसे इन और एट। तो इन और एट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये चीज मैंने यहाँ लिखी है और एक बार मैंने इसका प्रयोग करके भी यहाँ दिखाया। जैसे जो देश हैं, बड़े नगर हैं, बड़े स्थान हैं, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटे कस्बे हैं, गाँव हैं, मोहल्ले हैं या छोटा कोई स्थान है, उसके लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही लिव्स इन इंडिया। वह कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है। वह कहाँ रहता है? इंडिया में रहता है। तो ये इसका प्रयोग किया गया है, इनका प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इंडिया क्या है? इंडिया जो है एक बड़ा कंट्री है। बड़े कंट्री के लिए इंडिया का प्रयोग किया गया है। अब यदि हम एट की बात करते हैं तो एट की बात करते हैं तो देखो, मैं एक सेंटेंस बताता हूं आपको कि जिसमें एट का प्रयोग होगा और वो कहां हो सकता है। देखो, जैसे सी लिव्स एट शास्त्री नगर। सी लिव्स एट, देखो मैंने यहां एट का प्रयोग किया है। अब शास्त्री नगर, अब शास्त्री नगर जो है वो मोहल्ला है मेरठ में। चलो ठीक है, मेरठ में मोहल्ला, तो इन मेरठ, और मैंने यहां इन मेरठ और प्रयोग कर दिया। अब देखो, इसमें दो प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ। एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ किस लिए? क्योंकि शास्त्री नगर मोहल्ले के लिए प्रयोग हुआ। अभी हमने इसमें पढ़ा था मोहल्ले के लिए किसका प्रयोग होगा? एट का प्रयोग होगा। और किसी बड़े सिटी के लिए किसका प्रयोग होगा? इनका। तो मेरठ से पहले इनका प्रयोग हुआ है और शास्त्री नगर से पहले एट का प्रयोग होगा। बस यही चीज हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। ये चीजें केवल हमें एक बार अपने दिमाग में बैठा लेनी है और उसके बाद कुछ नहीं करना। प्रीपोजिशन बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, बिटवीन और अमोंग। बिटवीन और अमोंग का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं? दो नाउन या प्रोनाउन के बीच बिटवीन तथा दो से अधिक के बीच में अमोंग का प्रयोग करते हैं। यानी कहीं दो की बात चल रही है तो वहां पर हम काय का प्रयोग करेंगे? बिटवीन का। क्योंकि दो, मान लिया एक और एक ये, तो इसके बीच में जो बातचीत होगी वो बिटवीन है। वो इसके बीच में जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, कौन है, वो बिटवीन में है। लेकिन अगर एक से ज्यादा की बात चलती है, एक से ज्यादा की बात चल रही है, तो वो चीज वहां बिटवीन नहीं रहेगा, वहां फिर अमोंग का प्रयोग किया जाएगा। बस ये बात हमें जो है समझनी है इसमें। अब देखते हैं कैसे उसके प्रयोग से समझते हैं। देखो एग्जांपल से, डिवाइड द स्वीट्स बिटवीन राघव एंड
मानस। अब राघव और मानस ये कोई दो बच्चे हैं, इनमें क्या करना है, इनमें जो है मिठाई बांटनी है। तो केवल दो में मिठाई बांटनी है, एक राघव है और एक मानस है। तो मानस में और राघव में मिठाई बांटनी, दो की बात की गई है, तो दो की बात की गई है तो भैया यहाँ पर जो है आपको बिटवीन का प्रयोग करना पड़ेगा है। ऐसे ही अब दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है फंड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स, भाई प्लेयर्स की गिनती की अगर हम बात करते हैं, प्लेयर्स की गिनती की बात करते हैं तो भाई 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट की टीम में, या फिर किसी और जो खेल होते हैं उनमें अलग अलग प्लेयर्स होते हैं। जैसे कबड्डी का खेल है, कबड्डी के खेल में भी वैसे 11 प्लेयर होते हैं। इसके अलावा और भी खेल होते हैं, जैसे वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, तो इनमें भी अलग अलग खिलाड़ियों की संख्या होती है। लेकिन चलो खिलाड़ियों की संख्या अलग अलग बेशक है, लेकिन है तो दो से ज्यादा है, तो दो से ज्यादा है इसीलिए यहाँ पर अमोंग का प्रयोग होगा। ऐसे और भी सेंटेंस आपके अमोंग वाले हो सकते हैं, तो सब में जो दो से अधिक संख्या वाले सेंटेंस होंगे वहां पर अमोंग का प्रयोग होगा, और जहां पर दो की बात की जा रही होगी वहां बिटवीन का प्रयोग होगा। तो ये हो गया हमारा बिटवीन और अमोंग की बात। अब जो बात करते हैं हम बाई और विद की बात करते हैं। तो बाई की और विद की बात करते हैं। देखिए किसी काम को करने वाले व्यक्ति के लिए बाई और वस्तु, उपकरण या माध्यम के लिए विद का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति काम करेगा उसके लिए तो करेंगे बाई का प्रयोग, और कोई माध्यम होगा, उपकरण होगा, कोई भी वस्तु होगी उसके लिए हम काय का प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, द लेटर वाज रिटन बाई ख्याति विद ए पेंसिल। ख्याति के द्वारा एक पत्र लिखा गया, और किससे लिखा गया, पेंसिल से। तो देखो ख्याति कौन है, ख्याति पर्सन है। अभी हमने पढ़ा व्यक्ति कोई पर्सन होगा ना, तो वहां पर उससे पहले जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा वो बाई का होगा। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी चीज उपकरण है या कोई वस्तु है, वो उससे पहले विद का प्रयोग हो जाएगा। तो पेंसिल क्या है, पेंसिल हमारा जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, एक लिखने का उपकरण है, इसलिए इससे पहले किसका, विद का प्रयोग हो गया है। मैं एक सेंटेंस और आपको जो है बताता हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आप जो है ऐसे रिवीजन करते रहेंगे, सेंटेंसों में पहचान करते रहेंगे, तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा, बहुत जल्दी पहचान हो जाएगी प्रीपोजिशन की। चलो मैं दूसरा सेंटेंस आपको बताता हूं। जैसे रावण वाज किल्ड बाय राम। जैसे सेंटेंस है रावण वाज किल्ड बाय राम। अब इसके बाद दूसरा प्रीपोजिशन प्रयोग करता हूं, विद एन एरो। किससे मारा था, तीर से। तो रावण वाज किल्ड बाय राम, राम के द्वारा रावण मारा गया। तो भाई बाई इसलिए आया है क्योंकि यहां जो राम है वो पर्सन है, व्यक्ति है, इसलिए राम से पहले किसका प्रयोग हुआ, बाई का प्रयोग हुआ। लेकिन राम ने किस चीज से मारा, राम ने तीर से मारा। भाई साहब जो रावण को मारा वो तीर से मारा, इसलिए यहां पर जो एरो जो शब्द है इससे पहले विद का प्रयोग हुआ है। बस इन छोटी छोटी बारीक बारीक चीजों को ध्यान रखना है, तो आपका प्रीपोजिशन पक्का हो जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर, फोर और सिंस। फोर और सिंस का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। किसी काम के होते चले जाने की अवधि बताई जाए तो समय से पूर्व फोर, तथा यदि निश्चित समय की सीमा बताई जाए तो उससे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है हमारे पास, देखो दो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है यहाँ पर, उन एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 3 आवर्स। देखो जहां पर निश्चित समय सीमा दिखाई गई होगी, दर्शाई गई होगी, निश्चित समय बताया गया होगा, वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कहीं बात निश्चित समय की नहीं होगी ना, अनिश्चित समय होगा, तो वहां पर फोर का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर 3 घंटे की बात की गई है, लेकिन कौन से 3 घंटे हैं भाई, वहां ये चीज निश्चित नहीं बताई गई कि कौन से 3 घंटे हैं, इसलिए यहां पर फोर का प्रयोग हुआ है। और दूसरे सेंटेंस में द बेबी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, यहां पर निश्चित बात बताई गई, सुबह से रो रहा बच्चा है, बच्चा कब से रो रहा, सुबह से रो रहा, इसलिए जो है निश्चित बात बताई गई, और निश्चित बात बताने की वजह से ही यहां से इसका प्रयोग हुआ। पहले वाले में अनिश्चित समय है, 3 घंटे तो है, ठीक है, घंटे तो 3 है, लेकिन कौन से 3 घंटे हैं यहां इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए यहां पर जो प्रयोग हुआ है फोर का प्रयोग हुआ है प्रीपोजिशन का। तो इस तरह से जो है सिंस और फोर का प्रयोग जो है टाइम जहां पर होता है वहां पर होता है, लेकिन किस तरह से होता है ये मैंने आपको यहां बता दिया है। अब देखते हैं हम अगला नेक्स्ट नंबर, इन, इनटू और विद इन। ये मुख्य प्रीपोजिशन मैंने लिए हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत से होते हैं, लेकिन फिलहाल इनकी बात करते हैं जो प्रमुख होते हैं। इन, इनटू, विद इन, किसी स्थान के अंदर के अर्थ के लिए और समय के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। और किसी स्थान में बाहर से कोई चीज अंदर प्रवेश करे तो उसमें मे की अंग्रेजी के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी स्थान या समय के अंदर ही कोई कार्य या वस्तु हो तो उसमें मे की अंग्रेजी के लिए विद इन का प्रयोग किया जाता है। बस इन चीजों का ध्यान रखना है, कहां जो है इनटू का प्रयोग होगा, कहां इनका प्रयोग होगा, कहां विद इन का प्रयोग होगा। अब देखेंगे, मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं तीनों के लिए। अब देखते हैं, देखो पहला जो सेंटेंस है वो मैंने लिखा है इन के लिए, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है इनटू के लिए, और तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है विद इन के लिए। तो पहले सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, गर्ल आर सिटिंग इन द पार्क। देखो पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है, देखो अभी ये जो हमने इन, इनटू और विद इन की डेफिनेशन पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा, वो कह रहा है किसी स्थान के अंदर के अर्थ के लिए और समय के लिए
इन का प्रयोग किया जाता है। गर्ल आर सिटिंग इन द पार्क। अब देखो पार्क एक जगह है, उस जगह के अंदर बैठी हुई हैं लड़कियां, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग हुआ है, इन का प्रयोग हुआ है। अब दूसरी बात क्या कर रहा है, दूसरी बात कर रहा है किसी स्थान में बाहर से कोई चीज अंदर प्रवेश कर जाए तो वहां पर जो है मे के अर्थ में इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द लायन फेल इनटू द वॉल, दीवार के अंदर गिरा शेर, शेर दीवार के अंदर गिरा, तो भाई यहां दीवार के अंदर गिरने की बात की जा रही, तो इसलिए यहां जो है इनटू का प्रयोग हुआ। अब नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर क्या था, विद इन का प्रयोग कहां होता है, यदि किसी स्थान या समय के अंदर ही अंदर कोई कार्य या वस्तु हो तो उसमें मे की अंग्रेजी के लिए विद इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इसमें देखेंगे तीसरे नंबर में विद इन का कहां प्रयोग हुआ है, तो तीसरे नंबर में वी प्ले विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्कूल, यहां पर विद इन का प्रयोग हुआ है क्योंकि स्कूल की बाउंड्री के अंदर ही जो है कार्य की बात की जा रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, ऑन अपॉन और ओवर। अगले की बात चली है ऑन अपॉन और ओवर की, देखते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कहां कहां प्रयोग हो सकता है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो एक ही स्थान पर कोई काम हो तो पर की जो अंग्रेजी है उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाएगा। यदि गति पाई जाए तो अपॉन का प्रयोग हुआ, यदि लटका हुआ हो तो ओवर का प्रयोग होगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है, ऑन का, अपॉन का, ओवर का काम। यदि एक स्थान पर कोई काम हो रहा है तो पर की अंग्रेजी के लिए ऑन का प्रयोग होगा। इसके बाद अपॉन का प्रयोग कहां होगा, यदि वो चीज गतिमान है, और यदि कोई चीज लटकी हुई है तो ओवर का प्रयोग होगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 1, द बुक इज ऑन द सेल्फ। तो बुक कहां पर है, सेल्फ में रखी हुई है, सेल्फ पर रखी हुई है बुक। दूसरा क्या है, द रैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब यहां पर क्या हुआ है, यहां गतिशील है, कौन, चूहा गतिशील है, किसके ऊपर, मेज के ऊपर गतिशील है, इसलिए यहां अपॉन का प्रयोग हुआ है। तीसरे नंबर में क्या है, द फैन हैंग्स ओवर द टेबल, यहां पर लटके हुए की बात है। क्या लटका हुआ भैया, पंखा लटका हुआ है, तो पंखा लटका हुआ है, मेज के ऊपर पंखा लटका हुआ है, तो इसलिए मेज के ऊपर पंखा लटका हुआ है, इसलिए ओवर का प्रयोग हुआ है। बस इस चीज को ध्यान रखना, कहां ऑन का हो रहा है प्रयोग, कहां अपॉन का, कहां ओवर का। एक बार हम प्रीपोजिशन का अगर प्रयोग करना सीख जाते हैं तो ये समझ लीजिए हमने अंग्रेजी में एक बहुत बड़ा कार्य हासिल कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर में एलोंग। एलोंग का प्रयोग कहां होता है, साथ साथ के अर्थ में एलोंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉक्स एलोंग द रोड, ही वॉक्स एलोंग द रोड, सड़क के जो है साथ साथ वह चलता है, वह सड़क के साथ साथ चलता है। अब मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूं तुम्हें, द कैनाल फ्लोज एलोंग द सिटी, द कैनाल, ये दूसरा एग्जाम्पल है, द CANAL, कैनाल फ्लोज एलोंग द सिटी। अब देखो मैंने यहां एलोंग का प्रयोग किया है सेंटेंस में, किस तरह से किया है, ये जो नहर की अंग्रेजी होती है कैनाल, तो नहर जो है कहां बहती है, शहर के साथ साथ बहती है। पहले वाले में क्या था, सड़क के साथ साथ वो चलता है। तो जहां साथ साथ की बात आ रही है वहां पर हम एलोंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, राउंड। राउंड का प्रयोग कहां होता है, देखेंगे अलग अलग चारों ओर का अर्थ प्रकट करने के लिए राउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे द ईट वाज वॉकिंग राउंड द टेबल, ये मिस्टेक, प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, तो राउंड का प्रयोग जहां होता है, ये ईट नहीं है, रैट है, रैट। द रैट वाज वॉकिंग राउंड द टेबल, जो चूहा है वो क्या कर रहा है, मेज के चारों ओर जो है, मेज के चारों ओर घूम रहा है। जो रैट है, रैट कहाँ घूम रहा है, मेज के चारों ओर घूम रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ चारों ओर का, तो चारों ओर के लिए राउंड का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखते हैं एक्रोस। एक्रोस का प्रयोग कहाँ होगा, आर पार देखने के लिए, आर पार का अर्थ प्रकट करने के लिए एक्रोस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वेंट अक्रॉस द गंगेज, ही वेंट अक्रॉस द गंगेज, तो यहाँ पर गंगेज आया है। गंगेज मीन्स कहते हैं गंगा नदी को, तो गंगा नदी जो है वो ही वेंट अक्रॉस द गंगा, वह गंगा नदी के पार गया, तो वह गंगा नदी के पार गया, तो आर पार जाने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है, एक्रोस का, नदी पार करने के लिए एक्रोस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब अगली बात करते हैं, जो 10 नंबर है, टू की बात करते हैं। देखिए टू भी एक महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन है। टू को जो है प्रयोग जब किया जाता है तो से और के लिए के अर्थ बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। देखो सेंटेंस में पहले उसको अर्थ को समझते हैं, उसके लिए कहां किया जाता है, को, से और के लिए, 3 चीजों के लिए टू का किया जाता है। लेकिन कहां कहां किया जाता है ये हमें समझ कर उसका प्रयोग करना है। देखिए जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, ही वेंट टू ऑफिस, वह कहां गया भैया, ऑफिस गया, वह कहां गया, ऑफिस गया। तो पहला जो है वह ऑफिस को गया, तो यहां को के लिए प्रयोग हो गया, ही वेंट टू ऑफिस, वह ऑफिस को गया, तो को के लिए टू का प्रयोग हो गया। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करते हैं, एक सेंटेंस में बताता हूं कि
आई एग्री टू योर एडवाइस, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर, आई एग्री टू योर एडवाइस। अब देखो यहां पर टू का प्रयोग हुआ है, तो आई एग्री टू योर एडवाइस, मैं आपकी जो सलाह है उससे सहमत हूं, मैं आपकी सलाह से सहमत हूं। तो यहां देखो टू का अर्थ से आ गया, टू का अर्थ यहां से आ गया, तो अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से अलग अलग सेंस निकल सकता है। अब देखो अगर मैं एक सेंटेंस आपको और बता दूं तो देखो, दिस कार बिलोंग टू मी, एक सेंटेंस में लिखता हूं दिस कार बिलोंग्स टू मी, ये मैंने यहां प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। तो ये कार किससे संबंधित है? मुझसे, यह कार मुझसे संबंधित है, ये कार मुझसे संबंधित है। यहां से के अर्थ के लिए जो है आ गया है टू का प्रयोग हो गया है यहां पर, तो इस तरह से टू का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। अब 11 नंबर में क्या दिया हुआ है, संबंधवाचक का, की, के का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन, इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन ऑफ। देखिए, वी नो द यूज ऑफ टूल्स, हमें किसके बारे में पता है, हमें टूल्स के उपयोग के बारे में पता है, किसके, टूल्स के उपयोग। ऑफ का जो आ रहा है वो के लिए आ रहा है, ऑफ का अर्थ किसके लिए आ रहा है, के लिए आ रहा है, तो यहां पर जो है इसलिए ऑफ का प्रयोग हुआ है। देखिए अगला देखते हैं 12 नंबर, फ्रॉम, एक स्थान से दूसरे स्थान के अलग होने में से के अर्थ के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही केम फ्रॉम टाउन, वह कहां से आया, वह टाउन से आया। अगला है एक सेंटेंस में तुम्हें बता देता हूं एक और इसके साथ साथ अगला, जैसे आई विल गो होम फ्रॉम द सैलून, आई विल गो होम फ्रॉम द सैलून। तो देखो फ्रॉम का प्रयोग किया है मैंने, आई विल गो होम फ्रॉम द सैलून, वह सैलून से, जो बाल, नाई के बाल कटाने की जो दुकान होती है, वहां से जो है वो अपने घर के लिए आ गया है, चला गया है, तो इसलिए जो यहां पर फ्रॉम का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला देखते हैं हम विदाउट, फिर इसके बाद जो है विदाउट देखते हैं। बिना का अर्थ प्रकट करने के लिए विदाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, वह किसके बिना नहीं पढ़ सकता, चश्मों के बिना, ग्लास चश्मा, तो चश्मे के बिना वह नहीं पढ़ सकता है, तो इसलिए विदाउट, बिना, किसी के बिना, हम किसी के बिना कोई काम कर रहे हैं तो विदाउट का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। विदाउट क्या, प्रीपोजिशन है, तो इस तरह से विदाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से हमने प्रीपोजिशन को पढ़ा, बेसिक जानकारी हमने प्रीपोजिशन की प्राप्त की, बहुत ज़्यादा डीप में हम प्रीपोजिशन के में नहीं गए हैं। जो छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8 के जूनियर कक्षाओं के बच्चे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, उनको सीखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए ये, और उनके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो कंजंक्शन, और इसके बाद जो बात लास्ट रह जाता है इंट्रोजेक्शन। तो इस तरह से जो है कंजंक्शन और इंट्रोजेक्शन और रहता है, और इससे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंजंक्शन। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और पहली जानकारी भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आप जो है हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर भी करते रहिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।